मैं डॉक्टर M.K. हुसैन, प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज अंबिकापुर, डिस्ट्रिक्ट सरगुजा। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं और वो है विश्व इतिहास में पूर्वी समस्या। आपको हमें ये पूरी तरीके से मालूम है कि इस पूर्वी समस्या को हम दूसरे शब्दों में ईस्टर्न क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। विशेष रूप से विद्यार्थियों, जब हम 19वीं सेंचुरी की बात करते हैं तो पाते हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या यूरोप के राष्ट्रों के समक्ष उत्पन्न हो गई और वो समस्या ईस्टर्न क्वेश्चन की समस्या थी। वो समस्या पूर्वी समस्या थी और पूर्वी समस्या को यूरोप में जब हम देखते हैं तब हमें कुछ बातें मालूम होती हैं कि ये समस्या यूरोप में किसी न किसी रूप में उपस्थित रही। विश्व इतिहास में पूर्वी समस्या का वर्णन जब कभी भी आता है तो ऐसा लगता है कि यह समस्या किस प्रकार की समस्या है, यूरोप के राष्ट्रों की कैसी समस्या है। हम जानने का प्रयास ये करेंगे सबसे पहले कि पूर्वी समस्या क्या है। दूसरी बात ये इन पर चर्चा हो सकती है कि आखिर ये जो ईस्टर्न क्वेश्चन है या पूर्वी समस्या है, ये पूर्वी समस्या पैदा क्यों हुई, देखने का प्रयास ये भी करेंगे। हम पूर्वी समस्या के कुछ पक्षों को रखने का प्रयास करेंगे, कुछ पक्ष के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास कर सकते हैं। ये निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि ये जो ईस्टर्न क्वेश्चन यूरोप में है, तो यूरोप के सभी राष्ट्रों पर, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो ऑस्ट्रिया हो, चाहे वो इटली हो, यूरोप के करीबन सभी बड़े राष्ट्रों पर किसी न किसी रूप में ईस्टर्न क्वेश्चन का प्रभाव पड़ता हुआ सा दिखाई देता है। लेकिन यह भी प्रश्न उठता है कि इस समस्या का मुख्य संबंध किस देश से। जब हम इस बिंदु पर विचार करते हैं तो ये पाते हैं कि इस समस्या का मुख्य संबंध पतनशील तुर्की साम्राज्य के उन क्षेत्रों से था जो यूरोप के दक्षिणी पूर्वी भाग में थे और वहां के जो निवासी थे वो निवासी ईसाई धर्म के मानने वाले थे, ईसाई धर्म में विश्वास रखने वाले थे, ईसाई सभ्यता और संस्कृति का बड़े पैमाने पर समर्थन करने वाले। तो ये हम इसको इस तरीके से भी समझने का प्रयास कर सकते हैं कि वास्तव में पूर्वी समस्या का संबंध गिरती हुई तुर्की साम्राज्य के क्षेत्रों से था। अब प्रश्न ये उठता है कि समस्या क्या थी पूर्वी समस्या। तो मुख्य समस्या यूरोप के राष्ट्रों के समक्ष ये थी कि दक्षिण पूर्व के इन ईसाई क्षेत्रों पर धीरे धीरे तुर्की का जो कंट्रोल है, तुर्की का जो नियंत्रण है, वो एक प्रकार से खत्म हो रहा था। इस क्षेत्र में जिन यूरोपीय देशों की रुचि थी उनकी भी चर्चा हो जानी चाहिए विद्यार्थियों। वो कुछ राष्ट्र थे, उन राष्ट्रों के बारे में भी आपको जानना बेहद जरूरी है। खास करके इस क्षेत्र में जिन यूरोपीय राज्यों का बहुत ज्यादा दखल अंदाजी था, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इसमें लेने वाले थे, वो चुनिंदा यूरोपीय राष्ट्र थे। आप उन्हें रूस, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, बाद में जर्मनी और फ्रांस भी इसमें शामिल हो गए। तो ये इंटरेस्ट क्यों तुर्की साम्राज्य में लेने लगे? इसलिए कि तुर्की जो है उसका सर्वनाश हो रहा था,
वो एक एक करके तुर्की जो है वो समाप्त होने की कगार पर जाकर के पहुंच गया था। इसलिए यूरोप के बड़े राष्ट्रों को यह लगा, उनके हित टकराने लगे तुर्की साम्राज्य में। निश्चित रूप से तुर्की साम्राज्य की स्थिति जो थी वो बहुत पतनशील होती चली जा रही थी, बहुत गिरती चली जा रही थी। और आपको विद्यार्थियों ये मालूम होना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि पूर्वी समस्या कोई छोटी मोटी समस्या नहीं थी, ये बेहद जटिल और कठोर समस्या थी। और इस समस्या के बारे में अगर आप इतिहास का जायजा लेंगे, इतिहास का अध्ययन करेंगे, तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एक रूसी राजनीतिज्ञ था, पॉलिटिशियंस बड़ा था, उसने पूर्वी समस्या के बारे में जो कहा था उससे ईस्टर्न क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर होता हुआ सा दिखाई देता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या कहा था उसने, उस रूसी राजनीतिज्ञ ने ईस्टर्न क्वेश्चन के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया था? उसने ये कहा था, और बिल्कुल सही कहा था, कि ये जो पूर्वी समस्या है, ईस्टर्न क्वेश्चन जिसको आप बोलते हैं, ये गठिया की रोग की तरह है। गठिया की रोग की तरह है, जो कभी टांगों को, कभी हाथों को बर्बाद कर देता है, अशक्त कर देता है। इसी पूर्वी समस्या के बारे में अगर हम देखते हैं, अगर हम अध्ययन करते हैं, तो पता चलता है कि इंग्लैंड में जॉन मार्ले, उस व्यक्ति ने पूर्वी समस्या की व्याख्या करते हुए कहा था, और यह कहा था कि पूर्वी समस्या जो है वो परस्पर विरोधी जातियों, धर्मों और पृथक स्वार्थों से उत्पन्न एक जटिल, असाध्य तथा परिवर्तनशील समस्या को हम ईस्टर्न क्वेश्चन कह सकते हैं, हम पूर्वी समस्या कह सकते हैं। मुझे लगता है कि जॉन मार्ले ने बहुत सही बात कहा था। उस तुर्की राज्य में जिस समय ये प्रॉब्लम्स मुंह बाय खड़ा था, इसमें कई जातियों के लोग, कई धर्मों के लोग निवास करते थे। पृथक पृथक उनके स्वार्थ थे, और उन लोगों के सामने अपने अपने धर्म को बचाना, अपनी अपनी जातियों के अस्तित्व को बरकरार रखने का एक महत्वपूर्ण तथ्य जो था वो सामने मुबाया खड़ा था। उनको यह लग रहा था कि ईसाई धर्म जो है उस पर इस तरीके से तुर्की अगर अत्याचार करेगा तो उसका वजूद ही खत्म हो जाएगा। एक जटिल और असाध्य तथा परिवर्तनशील समस्या पैदा हो जाएगी। तो मार्ले ने कोई नई बात नहीं कही। उस तुर्की में निवास करने वाली विभिन्न जातियों और विभिन्न धर्मों के लोगों के अस्तित्व का संकट जो है वो खड़ा हो गया था। तो तुर्की समस्या एक गंभीर समस्या का रूप जो है धारण कर चुकी थी। अब सवाल ये उठता है कि तुर्की समस्या या ईस्टर्न क्वेश्चन के पैदा होने की वजह क्या थी? क्या किन वजहों से ईस्टर्न क्वेश्चन सामने आया? अगर हमको उन बातों पर भी, उन बिंदुओं पर भी एक प्रकार से चर्चा करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो ईस्टर्न क्वेश्चन है या ये जो पूर्वी समस्या है, ये पूर्वी समस्या के पैदा होने के जड़ में जो मुख्य बात थी वो बात ये थी कि तुर्की साम्राज्य धाराशायी होता जा रहा था। अब यहां पर एक बात और समझ में आती है जिसका जायजा लेना बहुत जरूरी है। तुर्की साम्राज्य गिर क्यों रहा था? तुर्की साम्राज्य की का कंडीशन,
उसके तुर्की साम्राज्य का कंडीशन खराब क्यों हो रहा था, उसके पीछे के कारणों को भी जानने की आवश्यकता है। और वो कारण ये है कि जो तुर्की शासक थे वो तुर्की शासक अत्याचारी शासक थे। उस तुर्क में केवल मुस्लिम लोग नहीं रहते थे, बड़े पैमाने पर ईसाई जनता थी, बोस्नियन जनता थी, स्लाव जनता थी, चेक जनता थी। तो सबके साथ उसका अगर व्यवहार अच्छा होता तो ये समस्या जो है वो नहीं पैदा होती। लेकिन हम ये देखते हैं कि इस तुर्की साम्राज्य के डाउनफॉल में, उसके पतन में तुर्की का भ्रष्ट अकुशल शासन काफी हद तक जिम्मेदार माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसका शासन मध्ययुगीन संस्था पर आधारित था। वो डार्क एज की बात कर रहे थे और उसी से वही चीजें उनके सामने थी। उनका शासन कभी भी अच्छा नहीं चल सकता। शासन एक नियम के तहत चलता है, शासन एक कायदे के तहत चलता है, शासन संविधान से चलता है। तो तुर्की का भ्रष्ट अकुशल शासन पूर्वी समस्या के पैदा होने की एक वजह हो गई। दूसरी चीज यह है कि जब हम तुर्की साम्राज्य के डाउनफॉल की चर्चा करते हैं, उसके पतन की चर्चा करते हैं, तो हमको यह भी समझ में आता है कि तुर्की के शासकों में धार्मिक कट्टरता कूट कूट कर भरी हुई थी। इसके कारण तुर्की शासक केवल एक धर्म विशेष का पक्ष लेते थे, लेकिन दूसरी तरफ वो ईसाई प्रजा पर बड़े पैमाने पर अत्याचार करते थे। तो ये धार्मिक कट्टरता ही भी पूर्वी समस्या के पैदा होने का एक बहुत बड़ा कारण बना। अगर हम तीसरी बात पर चर्चा करें तो ये पता चलेगा कि तुर्की के अंडर में, तुर्की के अधीन जो ईसाई जातियां निवास करती थीं, वो हमेशा अपनी आजादी के लिए संघर्षरत रही, क्योंकि तुर्की शासकों का अत्याचार उनके ऊपर रहा। वो स्वतंत्रता की बात नहीं कर सकती थी, ईसाई जनता समानता की बात नहीं कर सकती थी। तो हम ये देखते हैं कि ये जो एक्सटर्नल क्वेश्चन पैदा हुआ, उसके पैदा होने के पीछे के कारणों का जब हम जायजा लेते हैं और सूक्ष्म जायजा लेते हैं तो पता चलता है कि तुर्की साम्राज्य की गिरती दशा में कई कारण जो है वो एक साथ मतलब देखने को मिलता है।